Hello everyone, welcome back to मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं आईएएस मास्टर के इस प्लेटफॉर्म से, जहां पर हम लोग अभी तक 5 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से डिस्कस किया है, डील किया है, और उन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते थे वो भी डिस्कस किए मैंने। ठीक है, मास्टर कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद। तो ये आपका 6th लेक्चर है, जहां पर हम लोग नेक्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज व्हाट एलजेएफ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एसजेएफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। हियर वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर एलजेएफ लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट एंड राउंड रॉबिन वी विल डिस्कस हियर, एंड राउंड रॉबिन इज इंपॉर्टेंट। ओके, अंडरस्टूड। सो स्टार्ट करते हैं अपना ये 6th लेक्चर, जहां पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एलजेएफ लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट और लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट एंड राउंड रॉबिन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो फ्रॉम द नेम यू कैन अंडरस्टैंड, ओके, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट और लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट। लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हम लोग क्या करते थे, जितनी भी प्रोसेस आपके रेडी क्यू में अवेलेबल होती थी, ठीक है, हम लोग सीपीयू किस प्रोसेस को असाइन करते थे, ठीक है, जिसका आपका जो है वर्स्ट टाइम क्या होता था, स्मॉलेस्ट होता था फ्रॉम ऑल अवेलेबल प्रोसेसेस इन रेडी क्यू। हियर इन दिस लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट और लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट, ओके, आउट ऑफ ऑल अवेलेबल प्रोसेसेस इन रेडी क्यू we will assign the CPU that process whose worst time is largest from all available processes in ready queue। जितनी भी प्रोसेस रेडी क्यू में अवेलेबल हैं उनमें से सीपीयू फर्स्ट हम लोग किसको असाइन करेंगे, जिसका वर्स्ट टाइम क्या होगा, लार्जेस्ट होगा और लॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। और अगर यहां पर भी आपका कोई टाई आता है, टाई का मतलब यहां पर भी अगर किन्हीं दो प्रोसेस का जो है वर्स्ट टाइम आपका सेम होता है, तो एफसीएफएस शेड्यूलिंग से ही ब्रेक करते हैं उस टाई को। ठीक है, अंडरस्टूड। जैसे एसजेएफ में करते थे वैसे यहां पर भी करते हैं, कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं है। ठीक है, सो देख लेते हैं एलजेएफ शेड्यूलिंग। इन एलजेएफ शेड्यूलिंग, out of all the available processes, CPU is assigned to the process having largest worst time। CPU हम लोग उस प्रोसेस को असाइन करेंगे जिसका जो है वर्स्ट टाइम क्या है, लार्जेस्ट है। ठीक है, इन केस ऑफ ए टाई, अगर कोई टाई आता है वहां पे, इन केस ऑफ ए टाई इट इज ब्रोकन बाई एफसीएफएस शेड्यूलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग से उसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, मतलब किन्हीं दो प्रोसेस का वर्स्ट टाइम सेम है तो फिर हम क्या करेंगे, जिसका अराइवल टाइम कम होगा उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल कर देंगे, उसको पहले शेड्यूल कर देंगे। अराइवल टाइम वर्स्ट टाइम भी सेम है, अराइवल टाइम भी सेम है, जिसका प्रोसेस आईडी लेस होगा उसको पहले शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, ये जैसे एसजेएफ में यूज किया था वैसे यहाँ पे भी यूज करेंगे। ठीक है, सो आपका जो लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट होती है ना, ये भी आपके दोनों ही मोड में ऑपरेट होती है, नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव, दोनों ही मोड में ऑपरेट होती है। नॉन प्रिमिटिव मोड में भी ऑपरेट होती है और प्रिमिटिव मोड में भी ऑपरेट होती है। ठीक है, जिसको लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट कहते हैं। वहां पे एसआरटीएफ कहते थे, यहाँ पे एलआरटीएफ कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, एलआरटीएफ कहते हैं, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से दोनों ही मोड में ये भी ऑपरेट होती है। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एलजेएफ के दोनों ही मोड में ऑपरेट होती है। ठीक है, नो प्रोसेस कैन कंप्लीट अंटिल द लॉन्गेस्ट जॉब ऑल्सो रीचेज इट्स कंप्लीशन, मतलब सारी ही प्रोसेस का, ठीक है, एडवांटेज क्या है, सारी ही प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। ठीक है, कोई भी प्रोसेस यहाँ पे एक एक यूनिट करके ही चलाते हैं। जैसे एसआरटीएफ में क्या होता है, जब सारी प्रोसेस आपकी रेडी क्यू में अराइव कर जाती थी तो उसको एसडीएफ नॉन प्रिमिटिव की तरह ऑपरेट करा देते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सारी प्रोसेसेस को वन यूनिट करके ही चलाएंगे। ठीक है, वन यूनिट करके ही चलाएंगे, तो सब जितनी प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, सबका जो कंप्लीशन टाइम होता है अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, सबका फिनिश टाइम जो होता है अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। ठीक है, ऑल द प्रोसेसेस अप्रोक्सीमेटली फिनिशेस एट द सेम टाइम, जो मैंने बता दिया। डिसएडवांटेज क्या है, वेटिंग टाइम हाई होगा आपका, क्योंकि यहां पर सबसे पहले आपका सीपीयू किसको असाइन कर रहे हैं, उस प्रोसेस को असाइन कर रहे हैं जिसका जो है वर्स्ट टाइम क्या है आपका, लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो वेटिंग टाइम हाई होगा। प्रोसेसेस विद स्मॉलर वर्स्ट टाइम में स्टार्ट फॉर सीपीयू। ठीक है, तो यहां पर भी उन प्रोसेस के लिए जिनका वर्स्ट टाइम क्या है, स्मॉलर है, उनके लिए आपका स्टार्वेशन की सिचुएशन यहां पर भी आ सकती है, लेकिन प्रिमिटिव में आती है।
ठीक है, प्रिमिटिव एलजेएफ में, एलआरटीएफ में, ठीक है। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लिया हम लोगों ने। सीधे क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनते हैं एलजेएफ प्रिमिटिव से और एलजेएफ नॉन प्रिमिटिव से, ठीक है। दोनों से क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला एग्जाम्पल आपका ये है, एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास कितनी प्रोसेस है, 5 प्रोसेस मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। सबकी प्रोसेस आईडी P1, P2, P3, P4, P5, इनका अराइवल टाइम 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से गिवन है, वर्स्ट टाइम गिवन है 3, 2, 4, 5, 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पॉलिसी कौन सी लगा रहे हैं, इफ द सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसी इज एलजेएफ नॉन प्रिमिटिव, एलजेएफ नॉन प्रिमिटिव लगा रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो गैंट चार्ट बना लो, ठीक है। जैसे एसजेएफ नॉन प्रिमिटिव था वैसे ही, ठीक है, एलजेएफ नॉन प्रिमिटिव है, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रिमिटिव है मोड, ठीक है। तो बस वहां पे जिस प्रोसेस का वर्स्ट टाइम स्मॉलर होता था, ठीक है, शॉर्टेस्ट होता था, उसको पहले असाइन करते थे। यहाँ पे आउट ऑफ ऑल अवेलेबल प्रोसेस जिसका वर्स्ट टाइम लार्जेस्ट होगा, लॉन्गेस्ट होगा, उसको पहले असाइन करेंगे, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। सो एट टाइम 0 पर रेडी क्यू में P1 है आपका, ठीक है। कौन सी है, P1 है, बना लो उसका गैंट चार्ट बना लो, गैंट चार्ट बना लो उसका फटाफट, ठीक है। गैंट चार्ट बना लो उसका। तो नॉन प्रिमिटिव है तो एट टाइम 0 पे P1 है तो P1 पूरा एग्जीक्यूट कर जाएगी, ठीक है, 0 से 3, 0 से 3। सो एट टाइम 3 पर रेडी क्यू में आपके, ठीक है, P2 भी आ गई, P3 भी आ गई और P4 भी आ गई। इतनी प्रोसेस आपके रेडी क्यू में है एट टाइम 3 पर। तो आउट ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस किसको सीपीयू असाइन करेंगे, इन तीनों में से जिसका आपका वर्स्ट टाइम क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा। सो P2 P1 तो खत्म हो गई, नॉन प्रिमिटिव है, तो P2 P3 P4 किसका, P4 का लॉन्गेस्ट है, तो P4 को असाइन करेंगे, नॉन प्रिमिटिव है, पूरा एग्जीक्यूट कर जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। तो एट टाइम 9 पर, ठीक है, P4 तो गायब भी हो गया, P2 भी है, P3 भी है और आपका P5 भी आ गया, ठीक है, P5 भी आ गया, ठीक है, P5 भी आ गया। तो P2 P3 एंड P5 में से किसको पहले असाइन करेंगे, जिसका जो लॉन्गेस्ट वर्स्ट टाइम है, P5 को असाइन कर देंगे। सो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। तो P5 भी खत्म हो गया। P2 और P3 में से P3 को पहले असाइन करेंगे, तो इसका कितना है, इसका वर्स्ट टाइम 4 है, तो 15 4 19, तो P3 भी खत्म हो गया। फिर P2 बचा, ठीक है, P2 19 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 21, 19 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। तो प्रोसेस वही है, ठीक है, प्रोसेस आपका वही है। यहाँ पे CT कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे TAT और यहाँ पे ये WT, ठीक है, तीनों कैलकुलेट कर लो अलग अलग और कैलकुलेट कर दो इसको। सो देखो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 3 है, P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 21 है, P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 21 है, P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 19 है, P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 19 है, ठीक है। P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है, यहां से देख सकते हो आप, 9 है, और P5 का कंप्लीशन टाइम यहां से देख सकते हो आप कितना है, 15 है। तो ये तो तीनों का मैंने कंप्लीशन टाइम यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लो। टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू क्या होता है आपका CT माइनस AT होता है। तो 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 19 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लो। तो TAT माइनस BT होता है, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 17 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इनको कैलकुलेट कर लो, सम कर लो इनका और आंसर दे दो यहाँ पे, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, 23 एंड 40 46 और 11 57 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 6 19 19 और 10 19 और 10
29 और 8 37 हो जाएगा। ठीक है, ये 37 हो जाएगा। बस कैलकुलेट कर दो, यहाँ पे एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल दो, 80 निकाल दो, 57 डिवाइड बाई 5 और AWT निकाल दो, 37 डिवाइड बाई 5, तो कितना हो जाएगा ये 11.4, यस 11.4, ये कितना हो जाएगा 7.4। ठीक है, तो ये आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम आ गया। ठीक है, अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरीके से एलजीएफ नॉन प्रिमिटिव को हैंडल कर लेंगे। ठीक है, सीधे अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं, जो मेरा किससे है, एलजीएफ। यहाँ पे पॉलिसी कौन सी अप्लाई करनी है, एलजीएफ प्रिमिटिव अप्लाई करनी है, एलजीएफ प्रिमिटिव अप्लाई करनी है यहाँ पे पॉलिसी। ठीक है, एलजीएफ प्रिमिटिव पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, सो मतलब एलआरटीएफ आपको यहाँ पे यूज करना है, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट आपको यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो यहां पर हर एक प्रोसेस हम यूनिट बाय यूनिट एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, तो इसीलिए यूनिट बाय यूनिट एग्जीक्यूट करेंगे तो नियरली सारी प्रोसेस का जो फिनिश टाइम होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैंट चार्ट आपका लंबा बनता है, गैंट चार्ट थोड़ा सा लंबा बनता है। ठीक है, तो गैंट चार्ट बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, गैंट चार्ट यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। हमारे पास कितनी प्रोसेसेस हैं, 4 प्रोसेसेस हैं। अराइवल टाइम इनका 1 2 3 4 गिवन है, और वर्स्ट टाइम 2 4 6 8 गिवन है। तो एट टाइम 0 पर कोई भी प्रोसेस आपका रेडी क्यू में नहीं आ रहा है। तो देखो यहां से लंबा बनेगा थोड़ा सा, तो मैं बनाता जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसका लंबा बनता है यहाँ पर, क्योंकि सारी की सारी प्रोसेसेस आपकी यूनिट बाय यूनिट एग्जीक्यूट होती हैं, एक एक यूनिट करके एग्जीक्यूट होती हैं। तो एट टाइम 0 पर रेडी क्यू में कोई भी प्रोसेस नहीं है, तो मतलब 0 से 1 आपका जो है सीपीयू क्या चलेगा, आइडियल चलेगा। 0 से 1 आपका सीपीयू क्या चलेगा भाई, आइडियल चलेगा। तो एट टाइम 1 पर रेडी क्यू में मेरे पास P1 आ गई, एट टाइम 1 पर। ठीक है, एट टाइम 1 पर रेडी क्यू में मेरे पास क्या आ गई, P1 आ गई। तो P1 आ गई, तो P1 को भी एक यूनिट हम लोग चला देंगे, P1 को भी हम लोग एक यूनिट क्या कर देंगे, चला देंगे 2 तक, एक एक यूनिट बाय यूनिट चलाएंगे। तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो एट टाइम 2 पर रेडी क्यू में P1 है और P2 है, P1 है P2 है। तो इन दोनों में से लार्जेस्ट किसका वर्स्ट टाइम है, लार्जेस्ट वर्स्ट टाइम मेरा P2 का है। तो P2 को भी एक यूनिट चला देंगे, यूनिट बाय यूनिट चलाते हैं। P2 को भी एक यूनिट चला देंगे 2 से 3, तो इसका कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो एट टाइम 3 पर रेडी क्यू में P1 भी है, P2 भी है, और P3 भी अराइव कर गई, और P3 भी अराइव कर गई। ठीक है, P3 भी अराइव कर गई। इन तीनों में से लार्जेस्ट किसका है, P3 का है। तो यहाँ पे यूनिट बाय यूनिट चलाते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, बस इतना। तो इसको भी एक यूनिट ही चलाएंगे। ठीक है, इसको भी एक यूनिट चलाया तो 5 बच गया। ठीक है, तो एट टाइम 4 पर रेडी क्यू में मेरे पास सब है, P1 भी है, P2 भी है, P3 भी है और P4 भी है, चारों रेडी क्यू में आ गई। ठीक है, चारों रेडी क्यू में आ गई। ठीक है, तो 3 से 4 चला दिया इसको, P3 को। तो एट टाइम 4 पर चारों रेडी क्यू में है, चारों में से लार्जेस्ट किसका है, P4 का है, P4 का है। तो इसको भी एक यूनिटी चलाएंगे। ठीक है, इसको भी एक यूनिटी चलाएंगे। सो ये मेरा P4 भी कितना चल गया, 4 से 5 चल गया, 4 से 5 चल गया। ठीक है, अभी भी चारों में से जो चारों आपके रेडी क्यू में अवेलेबल है, सबसे लार्जेस्ट किसका है, P4 का ही है। तो P4 ही शेड्यूल करेंगे। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं धीरे चलाता हूँ। 6 एक यूनिट और चला दिया, कितना बचा, ये 6, कितना बचा, ये 6। अभी भी चारों में से लार्जेस्ट बस टाइम किसका है, P4 का ही है। तो P4 को मैंने फिर से शेड्यूल कर दिया। ठीक है, तो 6 से 7 हो गया, ये 6 से 7 हो गया। ठीक है, एक यूनिट और चल गया, कितना बचा, ये 5 बच गया। कितना बच गया, 5 बच गया। अब चार जो आपके रेडी क्यू में अवेलेबल है, P1 P2 P3 P4, तो इनमें से लार्जेस्ट किसका है, देखो P3 और P4। यहाँ पे टाई आ गया ना, P3 P4 में टाई आ गया। इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। किसको पहले शेड्यूल करोगे, जिसका अराइवल टाइम पहले है रेडी क्यू में। तो P3 का पहले है, तो P3 यहाँ शेड्यूल कर दो। तो 7 से 8, तो कितना बचा, ये 4 बचा। ठीक है, ये कितना बचा, 4 बचा।
अब चारों में से किसका वर्स्ट टाइम ज्यादा है? P4 का, तो P4 को शेड्यूल कर दो, ठीक है, P4 को शेड्यूल कर दो, तो कितना 8 से 9, तो ये भी कितना बचा? अभी 4 बचा। फिर से टाई आ गया P3 P4 में, P3 P4 में फिर से टाई आ गया, तो किसको पहले शेड्यूल करेंगे? P3 को पहले शेड्यूल करेंगे, एक यूनिट चलाएंगे, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये कितना बचा? 3। इनमें से फिर चारों में से किसका ज्यादा है? P4 का ज्यादा है, P4 चला देंगे, सो 10 और 11, ये भी कितना बचा? अभी 3, ठीक है, ये भी कितना बचा? अभी 3। अब इन चारों में से P2 P3 P4 में टाई आ गया, किसको पहले शेड्यूल करेंगे? P2 को, क्योंकि इसका अराइवल टाइम पहले है रेडी क्यू में। सो कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। एक एक यूनिट करके चलाएंगे, ये आपको याद रखना, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। फिर P3 P4 में से टाई आ गया, तो P3 को पहले शेड्यूल करेंगे क्योंकि इसका अराइवल टाइम पहले है, 12 से 13, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इनमें से किसको? P4 को शेड्यूल करेंगे, इसका ज्यादा है, ठीक है, तो ये भी कितना 13 to 14, ये भी कितना हो जाएगा? 2। फिर से इन तीनों में से P2 P3 P4 में टाई है, तो P2 को पहले शेड्यूल करेंगे क्योंकि 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 ये पहले रेडी क्यू में आया था, तो इसको एक यूनिट और चलाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 14 to 15। फिर P3 P4 में से P3 को पहले शेड्यूल करेंगे, 15 से 16, ये भी मेरा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर P4 को शेड्यूल कर देंगे, इसका वर्स्ट टाइम ज्यादा है, तो 16 से 17, ये भी मेरा कितना हो गया? 1 हो गया। ये भी मेरा कितना हो गया? 1 हो गया। फिर चारों का 1 1 है, चारों में टाई है, तो पहले रेडी क्यू में P1 आया, फिर P2 आया, फिर P3 आया, फिर P4 आया, तो पहले P1 कंप्लीट होगा आपका, तो 18, तो P1 आपका कंप्लीट हो गया। फिर P2 कंप्लीट होगा, कितना? 19, P2 कंप्लीट हो गया। फिर P3 कंप्लीट होगा, कितना? 20, P3 कंप्लीट हो गया। सबसे 4 लास्ट में P4 कंप्लीट होगा, 21। तो देखो यहाँ पे सारी की सारी प्रोसेसेस का जो फिनिशेस टाइम हो अप्रोक्सीमेटली सेम है। P1 का 18 है, P2 का 19 है, P3 का 20 है, P4 का 21 है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट बाय यूनिट चलता है। सपोज आपके दोनों हैंड में, ठीक है, आपके ब्रेड है, ठीक है, तो जो ज्यादा, ठीक है, जो स्लाइस आपकी बड़ी है उसको एक बाइट काट लो, फिर ये वाली बड़ी होगी तो उसको एक बाइट काट लो, इस तरीके से काट काट के एक एक यूनिट चलाते हैं हम लोग, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका LRTF। यहाँ पे CT लिख लो, यहाँ पे TAT लिख लो, और यहाँ पे WT लिख लो, ठीक है, और सॉल्व कर लो, ठीक है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक क्वेश्चन और है LRTF का, वो भी डिस्कस कर दूंगा, देन फिर राउंड रॉबिन पे चले जाएंगे, ठीक है, राउंड रॉबिन पे चले जाएंगे। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो P1 का कंप्लीशन टाइम देखो भाई, यहाँ P1 आगे कंप्लीट हो रही है 18 पे, ठीक है, तो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 18 है, ठीक है भाई। P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 19 है। P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 20 है। P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 20 है। और P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है दोस्तों? 21 है। कितना है? 21 है। कितना है? 21। तो इस पूरे इसको ऐड नहीं करना होता, ये तो कंप्लीशन टाइम है। तो TAT निकालने के लिए क्या करते हैं? CT माइनस 80, बहुत बार कर चुके हैं, CT माइनस 80। तो ये रहा CT, ये रहा 80। 18 माइनस 1 कितना? 17। 19 माइनस 2 कितना? 17। 20 माइनस 3 कितना? 17, ठीक है, सब 17 ही आएगा। 20 माइनस 3 कितना? 17। 21 माइनस 4 कितना? 17। इसको ऐड कर लो। WT कितना आएगा भाई? TAT माइनस BT, 17 माइनस 2, 17 माइनस 2 15, 17 माइनस 4 13, 17 माइनस 6 11, 17 माइनस 8 17 माइनस 8 9। तो इन सबको ऐड कर लो और कैलकुलेट कर लो, ठीक है। सो टर्न अराउंड टाइम निकाल दो भाई, कितना हो जाएगा ये? 7 4 8 28 2 68, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका? 8, ये हो जाएगा आपका 28 28 और 11, 28 11 39, 39 और 9 48, ठीक है, सही आ रहा है। 28 28 और 11 39, 39 और 9 48, ठीक है, यस। सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर दो।
68 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर दो। 48 डिवाइड बाई कितना 4, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, सो 17 एंड 12 आपका आंसर आ गया। अंडरस्टूड कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को? बहुत सिंपल है, सिस्टमेटिक मैनर में जाओगे, धीरे धीरे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है? अंडरस्टूड माय डियर फ्रेंड्स, से यस यस, ओके। चलो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कंसीडर 3 प्रोसेसेस, प्रोसेस आईडी इनकी गिवन है 0 1 2 रेस्पेक्टिवली, ओके। सो यहाँ पे प्रोसेस आईडी लिख लो। तो पहले इसको क्वेश्चन को बना लेते हैं। प्रोसेस आईडी P0, P1 एंड P2, 3 प्रोसेसेस हैं। विद कंप्यूट देयर वर्स्ट टाइम्स, इनका वर्स्ट टाइम गिवन है 2 4 एंड 8, 2 4 एंड 8। ऑल प्रोसेसेस अराइव एट टाइम 0, इनका अराइवल टाइम रेडी क्यू में क्या है 0 है, सेम टाइम पे सब अराइव कर रही हैं। कंसीडर द लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, हम लोग यहाँ पे LRTF यूज कर रहे हैं। इन LRTF टाइज आर ब्रोकन बाई, सब उसने डिफाइन कर रखा है, टाइज आर ब्रोकन बाई गिविंग प्रायोरिटी टू द प्रोसेस विद द लोवेस्ट प्रोसेस आईडी, ओके नो प्रॉब्लम। द एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज, आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है, ठीक है, क्योंकि अराइवल टाइम सबका सेम है तो डेफिनेटली इसका प्रोसेस आईडी स्मॉलर होगा, उसके बेसिस पे उसको CPU असाइन करेंगे, ठीक है। सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है। तो 3 प्रोसेसेस हैं तो LRTF यूज करनी है पॉलिसी, गैंट चार्ट बना लो। तो यूनिट बाय यूनिट, यूनिट एक एक करके एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सो सब सेम टाइम पे अराइव हो चुकी हैं, सेम टाइम पे आपकी अराइव हो चुकी हैं रेडी क्यू में, तो सभी हैं। तो किसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे? पहले शेड्यूल करेंगे P2 को 0 से 1, तो कितना बचेगा यहाँ पे? ये 7 बच जाएगा। अभी भी P2 को ही शेड्यूल करेंगे 1 से 2, कितना बच जाएगा? ये 6 बच जाएगा। अभी भी किसको शेड्यूल करेंगे? P2 को ही शेड्यूल करेंगे 2 से 3, कितना बच जाएगा? ये 5 बच जाएगा। अभी भी किसको शेड्यूल करेंगे? P2 को ही शेड्यूल करेंगे, कितना 3 से 4, कितना बच जाएगा? ये 4 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे तीनों जो अवेलेबल हैं आपके रेडी क्यू में, P0 P1 P2 में, देखो P1 और P2 में क्या आ रहा है? टाई आ रहा है। इन दोनों में क्या आ रहा है? टाई आ रहा है। टाई आ रहा है तो कैसे ब्रेक करेंगे? जिसकी प्रोसेस आईडी लोवेस्ट होगी उसको पहले असाइन करेंगे, तो P1 को पहले असाइन कर देंगे, ठीक है। P1 को 4 से 5 एक ही यूनिट चलाएंगे, ये हो जाएगी आपकी 3, ठीक है। अब तीनों में किसकी ज्यादा है? P2 को असाइन कर देंगे, कितना? 5 से 6, ये कितनी हो जाएगी आपकी? फिर 3। फिर से दोनों में टाई आ रहा है, फिर से P1 को असाइन कर देंगे, कितना? 6 से 7, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर से P2 को, तीनों में लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट वर्स्ट टाइम किसका है? P2 का, P2 को असाइन कर देंगे 7 से 8, तो ये भी कितनी हो जाएगी आपकी? 2 हो जाएगी। अब तीनों में टाई आ रहा है, तो तीनों में टाई आ रहा है तो जिसकी प्रोसेस आईडी कम होगी उस बेसिस पे उनको असाइन करते जाएंगे, ठीक है। तो P0 को करेंगे तो 8 से 9, तो कितना बचेगा? 1। फिर P1 को करेंगे 9 से 10, तो कितना बचेगा? 1। फिर P2 को करेंगे 10 से 11, कितना बचेगा? 1। फिर P0 को करेंगे 11 से 12, तो खत्म हो जाएगा ये, फिर ये पूरा ही खत्म हो जाएगा, पूरा ही खत्म हो जाएगा। फिर P1 को करेंगे कितना? 12 से 13, ये पूरा ही खत्म हो जाएगा। फिर P3 को कर देंगे 13 से 14, तो ये भी खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये गैंट चार्ट बन गया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग CT निकाल लेते हैं, TAT निकाल लेते हैं और WT, तीनों ही निकाल लेते हैं, तीनों ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीशन टाइम ऑफ P0 कितना है भाई? 12 है। P1 कितना है? 13 है, और P3 कितना है? 14 है। सो TAT क्या होता है? CT माइनस अराइवल टाइम, तो यही पूरा सब 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा एंड 14 आ जाएगा। और ये कितना होता है? 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा वेटिंग टाइम। 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आपको ये कैलकुलेट करना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा है, तो ये ऐड कर लो, कितना हो जाएगा ये आपका? 39,
ये कितना हो जाएगा आपका 19,625। सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, एवरेज TAT कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, एवरेज TAT हो जाएगा आपका 39 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना यूनिट हो जाएगा 13 यूनिट हो जाएगा। यही आपसे आंसर पूछा है और एवरेज वेटिंग टाइम भी नहीं पूछा है, लेकिन कैलकुलेट कर दो कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 3, 3 8 जा 24 एंड 3 3 जा 9, 8.33 आ जाएगा आपका एवरेज वेटिंग टाइम भी। सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम मेरा कौन सा आ गया ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 13 यूनिट इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो LRTF ये गेट का क्वेश्चन है, यूनिट बाय यूनिट चलता है, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आया। LRTF और LRTF नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव दोनों समझ में आए, आई थिंक समझ में आ गए होंगे, यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है। क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस कर दिए। इसके बाद यहाँ पे राउंड रॉबिन CPU शेड्यूलिंग है, ये आपकी ये SJF और राउंड रॉबिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, आप इसको 4 स्टार दे सकते हो, ठीक है, और SJF शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम को 5 स्टार दे सकते हो, ठीक है। SRTF से भी बहुत क्वेश्चन है और राउंड रॉबिन से भी है। तो राउंड रॉबिन सिंपली क्या होती है, राउंड रॉबिन आपका FCFS का एडवांस्ड वर्जन है, ठीक है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इज FCFS शेड्यूलिंग विद प्रिमिटिव मोड, FCFS नॉन प्रिमिटिव मोड थी, तो अगर FCFS में प्रिमिटिव मोड लगा दें तो राउंड रॉबिन बन जाती है, ठीक है, अंडरस्टूड। स्पेशल केस है, ओके, राउंड रॉबिन इज ए स्पेशल केस ऑफ FCFS CPU शेड्यूलिंग। अगर FCFS में प्रिमिटिव मोड लगा दें तो वो राउंड रॉबिन बन जाती है, ठीक है। सो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में क्या करते हैं हम लोग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में एक टाइम क्वांटम ठीक है होता है, उस टाइम क्वांटम तक प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं CPU में, जैसे वो टाइम क्वांटम एक्सपायर होता है उसको प्रिंट कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस को ले जाते हैं CPU में, उस टाइम क्वांटम तक उसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, जैसे उसका टाइम क्वांटम एक्सपायर हुआ फिर से उसको प्रिंट किया, नेक्स्ट को शेड्यूल किया एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग प्रोसेस करते रहते हैं। अगर बस टाइम लेस देन है टाइम क्वांटम से तो उसको प्रोसेस को, मतलब ऐसी प्रोसेस जिसका बस टाइम लेस देन है टाइम क्वांटम से, तो वो पूरी CPU को असाइन करेंगे तो पूरा अपने आप को एग्जीक्यूट करके बाहर आएगी, ठीक है, उसको दोबारा से शेड्यूल करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी प्रोसेस का वर्स्ट टाइम है ग्रेटर देन टाइम क्वांटम से, ठीक है, वर्स्ट टाइम आपका लेस देन है और इक्वल टू है टाइम क्वांटम से, तो पूरा एग्जीक्यूट हो गई, बाहर ही आएगी। और वर्स्ट टाइम अगर ग्रेटर देन है आपके टाइम क्वांटम से तो उसको फिर हम लोग स्विच कर करके टाइम क्वांटम तक एग्जीक्यूट कराते रहेंगे जब तक कि वो पूरी फिनिश नहीं हो जाती, उसका एग्जीक्यूशन पूरा फिनिश नहीं हो जाता, ठीक है। तो अभी एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा और क्वेश्चंस भी कर लेंगे। सो राउंड रॉबिन में हम लोग सर्कुलर रेडिक्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, अभी तक सिंपल रेडिक्यू यूज करते थे, यहाँ पे सर्कुलर रेडिक्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो कैसे इसको डील करना है जिससे आपको आंसर गलत नहीं मिलेगा वो मैं अभी आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। सो पहला पॉइंट क्या है, इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग CPU is assigned to the process on the basis of FCFS for a fixed amount of time, ठीक है। जो पहले रेडी क्यू में आएगी उसको पहले CPU असाइन करेंगे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, उसको टाइम क्वांटम कहते हैं, उसी बेसिस पे स्विच कराते रहते हैं, ठीक है। सो मैं पहले बता चुका हूं ये स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल केस है आपके FCFS का, ठीक है। दिस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस, कहीं कहीं टाइम स्लाइस देते हैं, कहीं कहीं टाइम क्वांटम देते हैं। इस फिक्स टाइम को जितने टाइम के लिए आप CPU असाइन करोगे किसी प्रोसेस को वो फिक्स रहेगा, और FCFS मैनर में जो रेडी क्यू में पहले आएगा उसको पहले असाइन करोगे, इस तरीके से करते रहते हो, ठीक है। आफ्टर द टाइम क्वांटम एक्सपायर्स द रनिंग प्रोसेस इज प्रिमिटेड एंड सेंड टू द रेडी क्यू, जैसे टाइम क्वांटम एक्सपायर होगा उसको प्रिंट करके रेडी क्यू में भेज देंगे, नेक्स्ट प्रोसेस को वो टाइम क्वांटम असाइन कर देंगे एंड सो ऑन। Then the processor is assigned to the next arrived process. It is always primitive in nature, हमेशा primitive होती है नेचर में, ठीक है। तो अगर FCFS को हम primitive बना दें तो वो राउंड रॉबिन बन जाती है आपकी, ठीक है। सो ये है इसका चार्ट, ठीक है। सो रेडी क्यू में जितनी भी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, किसी एक प्रोसेस को सिलेक्ट करो, देखो यहाँ पे अगर उस प्रोसेस का वर्स्ट टाइम लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू है टाइम क्वांटम के, ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू है टाइम क्वांटम के, ठीक है। सो अगर यस है ये कंडीशन, अगर यस है ये कंडीशन, अगर यस है तो एग्जीक्यूट टिल कंप्लीशन, वो अपने आप को एग्जीक्यूट करेगी टिल कंप्लीशन और टर्मिनेट कर लेगी। अगर ऐसा नहीं है, नो, अगर कंडीशन नहीं है तो क्या करेगी, एग्जीक्यूट फॉर टाइम क्वांटम, ठीक है, वर्स्ट टाइम में से उतने टाइम तक उसको एग्जीक्यूट करेगी CPU में जितना टाइम क्वांटम है, ठीक है। जैसे ही टाइम क्वांटम एक्सपायर होगा
प्रोसेस एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली, देखो प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गई कि नहीं, अगर यस तो टर्मिनेट कर दो, अगर नो तो फिर से उसको प्रिंट करके रेडी क्यू में डाल देंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस करते रहेंगे जब तक कि प्रोसेस का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है, अंडरस्टूड। चल ठीक है, सो ये एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। इट गिव्स द बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। सो यहां पर अगर वॉच टाइम जो है आपका लेस देन और इक्वल टू है टाइम क्वांटम के, तो आपका जो राउंड रॉबिन है ना, राउंड रॉबिन सिंपली वर्क करती है एफसीएफएस की तरह, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह काम करती है, ठीक है। और अगर आपका वॉच टाइम ग्रेटर देन है टाइम क्वांटम से, तो ये सिंपली एग्जीक्यूट होती है जब तक, तो ये पहली चीज याद रखना, आप ये वाला पहला पॉइंट याद रखना बस, ठीक है। तो अगर वॉच टाइम लेस देन इक्वल टू टाइम क्वांटम है तो राउंड रॉबिन सिंपली एफसीएफएस की तरह काम करती है, ठीक है। चलो, इट गिव्स द बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम के टर्म में बात करें तो बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। एवरेज वेटिंग टाइम के टर्म में बात करें तो एसआरटीएफ आपका बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम के टर्म में बात करें तो बेस्ट परफॉर्मेंस आपका राउंड रॉबिन देती है। इट इज बेस्ट सूटेड फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड इंटरेक्टिव सिस्टम। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और इंटरेक्टिव सिस्टम और टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए बेस्ट सूट करती है, याद रखना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। It leads to starvation for processes with larger watch time as they have to repeat the cycle many times. Okay. Its performance heavily depends on time quantum. पूरी के वो time quantum पे depend करती है। Priorities cannot be set for the processes. यहाँ पर कोई priorities नहीं है। Time quantum schedule select करेंगे, CPU assign करेंगे, time quantum तक उसको execute करेंगे। जैसे time quantum expire होगा, उसको फिर से ready queue में डाल देंगे, ready queue से next process select करेंगे and so on. ठीक है? Understood? तो ये कंडीशन भी एक याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। सीधे क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे सर्कुलर रेडी क्यू यूज करते हैं। यहाँ पे क्या यूज करते हैं दोस्तों? सर्कुलर रेडी क्यू यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो राउंड रॉबिन भी आपकी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको आपको ध्यान से समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। कितनी प्रोसेस है? P1, P2, P3, P4, P5, 5 प्रोसेसेस हैं। उनका रेडी क्यू में आने का टाइम गिवन है, उनका वॉच टाइम आपको पता है, ठीक है। If CPU शेड्यूलिंग पॉलिसी इज राउंड रॉबिन, अगर CPU शेड्यूलिंग पॉलिसी हम लोग राउंड रॉबिन यूज कर रहे हैं, ठीक है, बट टाइम क्वांटम इक्वल टू 2 यूनिट, TQ यहाँ पे गिवन है। हर एक प्रोसेस को हम लोग CPU असाइन करेंगे और 2 यूनिट तक उसको रन करेंगे, ठीक है, फिर से उसको प्रिंट कर लेंगे, नेक्स्ट को असाइन करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। कैलकुलेट FCFS मैनर में, कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। सो बड़े ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। टाइम क्वांटम कितना है? 2 है। तो एट टाइम 0 पर, एट टाइम 0 पर यहां सर्कुलर रेडी क्यू यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सीपीयू में सबसे पहले रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस आई? P1 एट टाइम 0 पर, ठीक है, एट टाइम 0 पर। इसका वॉच टाइम कितना है? 5, ठीक है। टाइम क्वांटम कितना है? 2 यूनिट। तो इसको 2 यूनिट तक एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसका गैंग चार्ट मैं यहां पे बना देता हूं, गैंट चार्ट यहां पे बना लेते हैं, ठीक है। इसका गैंट चार्ट यहां पे बना लेते हैं, इसका गैंट चार्ट बना लेते हैं यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले P1 असाइन किया CPU को और उसको 2 टाइम क्वांटम 2 है, 2 यूनिट तक चला दिया। तो कितना बचा? ये आपका 3 बचा। कितना बचा? 3। तो देखो एट टाइम तक रेडी क्यू में कौन कौन सी प्रोसेस अराइव कर गई? तो P2 भी अराइव कर गई और P3 भी अराइव कर गई। सो एट टाइम 2 तक रेडी क्यू में P2 भी अराइव कर गई और P3 भी अराइव कर गई। और अभी देखो कि क्या P1 अभी भी एग्जीक्यूशन के लिए बची हुई है? यस, बची हुई है। तो P1 भी यहीं पे डाल दो। इस तरीके से अपना काम करते रहो, P1 भी यहीं पे डाल दो, ठीक है। तो एक बार P1 को तो एग्जीक्यूट कर ही चुके हैं ना। तो नेक्स्ट आपकी कौन सी आ रही है रेडी क्यू में? इसमें नेक्स्ट ऑर्डर किसका है? P2 का है। तो P2 को यहां पे शेड्यूल कर दो, इस तरीके से चलाते रहो। P2 को यहां पे शेड्यूल कर दो। वॉच टाइम कितना है? 3 है। तो 2 यूनिट इसको चलाओ। तो 2 यूनिट जब ये चलेगी तो कितना वॉच टाइम और बचेगा? इसका 1 बचेगा। सो P2 2 से 4 चल गई, ठीक है। एट टाइम 4 तक रेडी क्यू में कौन कौन सी प्रोसेस अराइव कर गई? P4 और P5 अराइव कर गई, P4 और P5 अराइव कर गई, ठीक है।
क्या P1 अभी भी एग्जीक्यूशन के लिए बची हुई है? यस बची हुई है, P2 भी डाल दो लास्ट में। इस तरीके से अपना बना लो और एग्जीक्यूट करते रहो, बिल्कुल गलती नहीं करोगे राउंड रॉबिन में, ठीक है। देन P3, नेक्स्ट कौन सी आई रेडी क्यू में? P3 आई। P3 को लो, CPU असाइन करो। P3 का जो वर्स्ट टाइम है वो 1 है, यानी वर्स्ट टाइम जो है लेस देन है टाइम क्वांटम से, तो ये पूरी तरीके से अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लेगी 4 से 5, ठीक है। तो ये अब यहां पर इसको P3 को दोबारा नहीं डालेंगे, ठीक है, सर्कुलर रेडी क्यू में, क्योंकि P3 ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया और एट टाइम 5 तक, ठीक है, एट टाइम 5 तक, ठीक है, तो ये पूरा इसने अपने आप को एग्जीक्यूट कर लिया। P3 अभी और नहीं आएगी यहां पर। उसके बाद कौन सी आई यहां पर सीक्वेंस में? P1 है, सारी अराइव कर चुकी थी एट टाइम 4 तक, ठीक है, तो इसने पूरा एग्जीक्यूट कर लिया, उसको P3 को और यहां पे नहीं डालेंगे सर्कुलर रेडी क्यू में। नेक्स्ट कौन सी आई? P1 आई, फिर से P1 शेड्यूल कर दो, इस तरीके से अपना करते रहो, ठीक है। P1 का कितना वर्स्ट टाइम है? कितना है? 3 है, तो 2 टाइम क्वांटम तक इसको एग्जीक्यूट करो। कितना बचा? 1। तो क्या P1 अभी भी मेरा एग्जीक्यूशन के लिए बची हुई है? बची हुई है, इसको आगे P1 को और डाल दो। देन P1 के बाद फिर P2, किसको सिलेक्ट करोगे? शेड्यूल करोगे P4 को, तो P4 यहां शेड्यूल कर लो। P4 का कितना है? 2 है, तो टाइम क्वांटम बस टाइम लेस देन इक्वल टू टाइम क्वांटम, तो अपने आप को पूरा एग्जीक्यूट कर लेगी 9 तक। तो P4 मेरा पूरा एग्जीक्यूट हो गया। अब इसको P4 को यहां पे नहीं डालेंगे आगे, ठीक है, P4 को आगे नहीं डालेंगे। P3 और P4 मेरा पूरा एग्जीक्यूट हो गया, अब आगे नहीं डालेंगे। देन P4 के बाद शेड्यूल में क्या है? P5 है, तो P5 को शेड्यूल कर दो। तो P5 को शेड्यूल किया तो 9 to 11 टिल टाइम क्वांटम 2 तक चलाएंगे इसको। सो कितना बचेगा? 1। तो क्या P5 अभी भी एग्जीक्यूशन के लिए बचा हुआ है? बचा हुआ है, P5 को यहां पे डाल दो, ठीक है। P5 के बाद P2, सीक्वेंस बन जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। P2 कितना? 1 यूनिट चलेगा 11 से 12, तो क्या P2 अभी भी एग्जीक्यूशन के लिए बचा हुआ? नहीं, कंप्लीट हो गया, तो P2 आगे हम लोग नहीं डालेंगे। देन P1 शेड्यूल कर दो यहां पे 12 से 13, ठीक है। P1 भी मेरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, तो P1 भी आगे नहीं डालेंगे। देन P5 भी मेरा कंप्लीट हो गया, इसका भी 1 यूनिट ही बचा था, ठीक है। सो 13 से 14 मेरा P5 चल जाएगा, ठीक है, 13 से 14 P5 चल जाएगा, तो P5 भी मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा आगे, तो सारी की सारी प्रोसेस मेरी कंप्लीट हो गई राउंड रॉबिन फैशन में। समझ में आ गया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, बस सर्कुलर रेडी क्यू बना लो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होने वाली, ठीक है। सो कंप्लीशन टाइम देख लो, यहाँ पे CT यहाँ पे लिख लो, ठीक है, TAT यहाँ पे लिख लो, चलो WT यहाँ पे लिख देते हैं, WT यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। चल, सो P1 का जो कंप्लीशन टाइम है दोस्तों, P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है? ये देखो यहाँ पे 13 है। हाउ मच? 13। P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है दोस्तों? 12 है। कितना है? 12। P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है? P3 का 5 है। P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है? P4 का 9 है, देखो। एंड P5 का कितना है? P5 का ये देखो 14 है, ठीक है। क्लियरली हम लोगों ने यहां से देख लिया कंप्लीशन टाइम ऑफ एवरी प्रोसेस, ठीक है, अंडरस्टूड? यस। सो TAT निकाल दो। TAT इक्वल टू क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? CT माइनस AT, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो कंप्लीशन टाइम इज व्हाट? 13 माइनस 0, हाउ मच? 13। 12 माइनस 1, हाउ मच? 11। 5 माइनस 2, हाउ मच? 3। 9 माइनस 3, हाउ मच? 6। एंड 14 माइनस 4, हाउ मच? 10। इसको पूरे को ऐड कर लो, तो यहां पे एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लोगे आप, ठीक है। ऐड करो बेटा, 24 एंड 6 हाउ मच? 30, 33 एंड 43, ठीक है। सम कितना आ गया? 43 आ गया। WT निकाल दो, तो TAT माइनस BT करके निकालते हैं। 13 माइनस 5, हाउ मच? 8, ठीक है। 11 माइनस 3, हाउ मच? 8, ठीक है। 3 माइनस 1, हाउ मच? 2। 6 माइनस 2, हाउ मच? 4। एंड 10 माइनस 3, हाउ मच? 7। ये वेटिंग टाइम आ गया, ऐड कर लो। 16, 18, 22, 29, ये 29 आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहां पर राउंड रॉबिन से क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। सर्कुलर रेडी क्यू बना लेना उस तरीके से,
ठीक है, और उस ऑर्डर में अपना पिक करते रहना, सिलेक्ट करते रहना सीपीयू असाइन करने के लिए और अपना एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, सो यहाँ पे एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया 43 डिवाइड बाई 5, 5 8 जा 40 एंड 6 बचा, 3 बचा, 5 6 जा 30। ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम निकाल दो कितना हो गया, एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो गया 29 डिवाइड बाई 5, 5 5 जा 25, ओके 5 5 जा 25 बचा 4 एंड 5 8 जा 40, 5.8। ठीक है, अंडरस्टूड। सो राउंड रॉबिन बच्चों को डिफिकल्ट लगती है बट एक्चुअली में ये नहीं है, वो सर्कुलर रेडी क्यू बना लो किस ऑर्डर में। ठीक है, आपको पिक करते रहना है आपको प्रोसेसेस, ठीक है, उनको रेडी क्यू असाइन करने के लिए। ठीक है, तो आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट काम नहीं है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, राउंड रॉबिन का सेकेंड एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर सेकेंड राउंड रॉबिन का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, कुछ नहीं करना है आपको, सर्कुलर रेडी क्यू में आपको प्रोसेसर डालते रहने हैं ऑर्डर में। ठीक है, और उसी ऑर्डर में उनको सीपीयू असाइन करते रहना है। ठीक है, बहुत सिंपल काम होता है। ठीक है, तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, और अगर आपको क्रिस्टल क्लियर पिक्चर लेनी है तो आप वीडियो को पॉज कर लेना और फिर इस क्वेश्चन को अपने आप करना और लास्ट में फिर मेरे आंसर से अपना आंसर मैच कर लेना। ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस लेना है और थोड़ा डिफिकल्ट लगता है राउंड रॉबिन बच्चों को, बट एक्चुअली है नहीं, बहुत सिंपल है। लास्ट वाला क्वेश्चन किया था कितनी आसानी से हम लोगों ने कर लिया था, सिर्फ टाइम क्वांटम को देखते हुए और सर्कुलर रेडी क्यू मेंटेन करके। ठीक है, तो चलो उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास कितनी प्रोसेसेस हैं, 6 प्रोसेसेस हैं। ठीक है, और अराइवल टाइम उनका गिवन है रेडी क्यू में और उनका वर्स्ट टाइम भी गिवन है। ठीक है, तो साइड में हम लोग सर्कुलर रेडी क्यू मेंटेन कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिलेक्ट करते रहेंगे प्रोसेसेस को रेडी क्यू में लाने के लिए, सीपीयू असाइन करने के लिए, और एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बना ले, यहाँ पे टाइम क्वांटम कितना है, वहां पे 2 था, यहाँ पे टाइम क्वांटम है मेरा 3। अंडरस्टूड। तो चलो यहाँ पे गैंट चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो गैंट चार्ट यहाँ पे मेंटेन कर लेते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल है राउंड रॉबिन भी, जैसे मैंने आपको बताया उसी ऑर्डर में मूव करते रहिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में एट टाइम 0 पर नहीं आ रही। देखो यहाँ पे P4 मेरा एट टाइम 1 पे आ रही है। ठीक है, एट टाइम 1 पे आ रही है, तो मतलब 0 से 1 तक तो सीपीयू आपका आइडियल चलेगा, ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सबको समझ में आ गया होगा। 0 से 1 सीपीयू मेरा क्या चलेगा, आइडियल, क्योंकि एट टाइम 1 पे रेडी क्यू में कोई प्रोसेस है ही नहीं सीपीयू असाइन करने के लिए। सो एट टाइम 1 पे रेडी क्यू में P4 आ गई, P4 आ गई, तो टाइम क्वांटम कितना है, P4 को सीपीयू असाइन करेंगे, टाइम क्वांटम कितने टाइम क्वांटम तक उसको एग्जीक्यूट करना है सीपीयू में, 3 यूनिट तक एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि टाइम क्वांटम 3 है। तो P4 को इसका टाइम क्वांटम 9 है, 3 तक एग्जीक्यूट किया तो कितना बचेगा, ये 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 6। ठीक है, सो P4 को असाइन किया, 3 यूनिट तक एग्जीक्यूट किया, 314। ठीक है, 314। तो अब देखो यहाँ पे एट टाइम 4 तक रेडी क्यू में कौन कौन सी प्रोसेस आपकी अराइव हो गई वो वहां पे लिख दो। ठीक है, तो देखो P5 मेरी 2 पर आई, P3 मेरी 3 पर आई, P2 मेरी 4 पर आई, तो इसी ऑर्डर में लिखो जिस ऑर्डर में वो रेडी क्यू में पहले अराइव किए। P5 मेरी एट टाइम 2 पे अराइव की, देन P3 मेरी 3 पे अराइव की, देन P2 मेरी एट टाइम 4 पे अराइव की। ठीक है, तो क्या P4 इज स्टिल रिमेनिंग फॉर द एग्जीक्यूशन, यस, तो P4 को भी डाल दो, सर्कुलर रेडी क्यू में आ गए। इस तरीके से बस डालते रहो, उसी ऑर्डर में पिक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देन अभी मेरा यहाँ पे P5 को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, शेड्यूल कर देंगे। तो P5 का मेरा जो एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 6 है। ठीक है, वर्स्ट टाइम कितना चाहिए इसको, 6 चाहिए, तो P5 अपने आप को पूरा एग्जीक्यूट कर लेगी, क्योंकि टाइम क्वांटम है 3, तो जो P5 का वर्स्ट टाइम है लेस देन है टाइम क्वांटम, तो पूरा एग्जीक्यूट कर लेगी। तो P5 4 से 6 अपने आप को पूरा एग्जीक्यूट कर लिया उसने, P5 ने। ठीक है, तो इसको दोबारा से हम लोग यहाँ पे नहीं डालेंगे, लेकिन ये देखेंगे कि एट टाइम 6 तक रेडी क्यू में कौन कौन सी प्रोसेस अराइव कर गई। तो देखो एट टाइम 5 पर रेडी क्यू में P1 आई, जिस ऑर्डर में अराइव करी उसी ऑर्डर में डालेंगे, तो यहाँ पे मेरी P1 आई, देन एट टाइम 6 पे मेरी P6 आ गई। ठीक है, P5 क्या मेरी बची हुई है, एग्जीक्यूशन के लिए नहीं बची हुई है, इसलिए उसको P5 को आगे नहीं डालेंगे, एंड सो ऑन। अब तो सिंपल हो गया आपके लिए, सेलेक्ट करते रहो, एग्जीक्यूट करते रहो। देन P3
सारी अराइव कर चुकी रेडी क्यू में, फिर अपना देन P3 शेड्यूल करोगे इसके बाद। सो P3 का बस टाइम कितना है 7, तो 3 का टाइम क्वांटम कितना है 3 यूनिट तक इसको एग्जीक्यूट करोगे, फिर प्रिंट कर दोगे। सो 3 यूनिट तक एग्जीक्यूट करने के बाद कितना बचेगा इसका बस टाइम 4 बचेगा। सो 6 से 9 मेरा P3 चल जाएगा। P3 इज स्टिल रिमेनिंग फॉर द एग्जीक्यूशन, यस, तो इसको सर्कुलर रेडी क्यू में डाल दो इस तरीके से आगे। देन फिर P2 सिलेक्ट कर लो, ठीक है, P2 सिलेक्ट कर लो, P2 सिलेक्ट कर लो, ठीक है। P2 का बस टाइम कितना है 6 है, ठीक है, तो इसको 3 यूनिट तक एग्जीक्यूट करोगे, कितना बचेगा 3 बचेगा। सो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। P2 इज स्टिल रिमेनिंग फॉर द एग्जीक्यूशन, यस, सर्कुलर रेडी क्यू में इसको आगे डाल दो। देन उसके बाद P4 ले लो, P4 सिलेक्ट कर लो, फिर तो सर्कुलर रेडी क्यू आपने बना लिया तो फिर आपके लिए इजी हो गया। तो P4, ठीक है, P4 का कितना है बस टाइम 6 है, तो 3 यूनिट तक ही चलाएंगे इसको 15 तक। कितना बच जाएगा ये आपका 3 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 3। P4 इज स्टिल रिमेनिंग फॉर द एग्जीक्यूशन, यस, तो P4 को फिर से सर्कुलर रेडी क्यू में डाल दो। देन फिर से P1 सेलेक्ट कर लो, P1, ठीक है, P1 सेलेक्ट कर लो, P1 सेलेक्ट कर लो। P1 का बस टाइम कितना है 5 है, कितने तक चलाएंगे 3 तक चलाएंगे, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, और ये कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। P1 इज स्टिल रिमेनिंग फॉर द एग्जीक्यूशन, यस, तो P1 को यहां पे डाल दो आगे फिर से सर्कुलर रेडी क्यू में, इस तरीके से डालते रहो और अपना इस ऑर्डर में पिक करते रहो। देन P6 शेड्यूल कर दो, P6 शेड्यूल कर दो, तो P6 का जो बस टाइम है वो इक्वल है किसके टाइम क्वांटम से, पूरा एग्जीक्यूट करके ही बाहर आएगी ये, तो 21, ठीक है। तो P6 इज स्टिल रिमेनिंग फॉर द एग्जीक्यूशन, नो, तो इसको आगे नहीं डालेंगे। देन P3 अपना शेड्यूल कर दो यहां पे, ठीक है, जिस ऑर्डर में वो रेडी क्यू में आई है उसी ऑर्डर में उनको शेड्यूल करते रहो। P3, सो P3 का कितना है बस टाइम 4 है, 3 यूनिट तक एग्जीक्यूट करो, 21 3 24, कितना बच जाएगा इसका 1 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। सो P3 इज स्टिल रिमेनिंग फॉर द एग्जीक्यूशन, यस, P3 यहां पे सर्कुलर रेडी क्यू में डाल दो। देन P2 चूज कर लो, ठीक है, P2 अपने आप को पूरा एग्जीक्यूट कर लेगा क्योंकि इसका टाइम क्वांटम 3 है, और सॉरी इसका बस टाइम 3 बचा हुआ है, टाइम क्वांटम भी 3 है, तो 27। सो P2 पूरा कंप्लीट कर गया। P2 इज स्टिल रिमेनिंग फॉर द एग्जीक्यूशन, नो, ठीक है, सो उसको आगे नहीं डालेंगे। देन P4, देन P4, देन P4, P6 भी मेरा कंप्लीट कर गया था। देन P4 का कितना बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, पूरा कंप्लीट कर जाएगा अपने आप को 30 तक। सो P4 इज स्टिल रिमेनिंग फॉर द एग्जीक्यूशन, नो। देन फिर P1, देन P1 का कितना बचा हुआ है 2, पूरा कंप्लीट कर लेगा अपना 32, सो स्टिल रिमेनिंग फॉर द एग्जीक्यूशन, नो। देन P3, ठीक है, देन P1 भी गया, P4 भी गया, देन सबसे लास्ट में बचा मेरा P3 का कितना बचा हुआ है 1, ठीक है, 33 और 1 कितना हो जाएगा 32 और 1 33 हो जाएगा। सो इस तरीके से ये गैंट चार्ट बन गया, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में आई उसी ऑर्डर में सर्कुलर रेडी क्यू में अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग डाल लो और उसी अकॉर्डिंग वहां से पिक करते रहो और पूरा गैंट चार्ट बना दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, अंडरस्टूड। सो कंप्लीशन टाइम लिख लो इन सबका गैंट चार्ट से। सो P1 मेरी यहां जाके कंप्लीट हो रही है, इसका कंप्लीशन टाइम कितना है 32 है, कितना 32। P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है 27 है, 27। P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है 24 है, हाउ मच 24। P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है 30 है, 30। P5 का कंप्लीशन टाइम कितना है, P5 का 6 है, और P6 का कंप्लीशन टाइम कितना है 21 है। तो ये कंप्लीशन टाइम आ गया सारी प्रोसेसेस का। यहां पे TAT निकाल दो, टर्न अराउंड टाइम निकाल दो, CT माइनस AT करके निकालते हैं। 32 माइनस 5 27, 27 माइनस 4 23, 24 माइनस 3 21, 30 माइनस 1 29, 6 माइनस 2 4, 21 माइनस 6 15, पूरे को ऐड कर लो, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकल आएगा। WT निकाल दो, यहाँ पे वेटिंग टाइम निकाल दो, ठीक है, वेटिंग टाइम निकाल दो। सो वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, TAT माइनस BT, 27 माइनस 5 22, ठीक है, 23 माइनस 6 17,
21 माइनस 7 14, ठीक है, 29 माइनस 9 20, 4 माइनस 2 हाउ मच 2, एंड 15 माइनस 3 हाउ मच 12। तो इसको ऐड कर लो यहां पे, तो इसका पूरा एडिशन कर लो भाई, कितना आएगा, 7 3 10 11 20 और 5 25, 2 4 6 8 10, ओके, इसका 7 3 10 11 20 24 5 29, का यहाँ पे 9 आ जाएगा, बचेगा 2 4 6 8 10 एंड 1 11, 119 आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, 7 2 9 13, 13 2 15 और 2 17 1 3 4 5 7 और 8 87। इसको दोबारा ऐड कर लेता हूँ, 7 3 10 11 9 20 24 5 29, ओके, 2 4 6 8 10 and 11 119, 9 13 2 15 2 17 1 3 4 5 7 and 8 87। तो निकाल दो, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल दो यहाँ पे। सो 119 डिवाइड बाई 6 जितना आ जाए, एवरेज वेटिंग टाइम निकाल दो यहाँ पे, ठीक है, 87 डिवाइड बाई 6, 119 डिवाइड बाई 6, 87 डिवाइड बाई 6। सो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ओके, 10.3 नियर अबाउट आ जाएगा ये। और ये कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, 27, 6 4 जा, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, जितना भी आया डिवाइड करके इसको लिख लेना। और ये कितना आ जाएगा आपका, इसको कैलसी से डिवाइड कर लो, ठीक है, 119 डिवाइड बाई 6, 119 डिवाइड बाई 6, जल्दी से इसको डिवाइड कर लो, कितना आएगा, ठीक है, कैलकुलेट करो फटाफट, कैलकुलेट करो उसको। तो कैलसी वहां पे रहेगा आपके पास, डोंट वरी, ठीक है, डिवाइड बाई 6, 19.83 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 19.83। और 87 डिवाइड बाई 6 कितना आएगा, 87 डिवाइड बाई 6 14.5, हाउ मच, 14.5, ठीक है। So this is the average turnaround time in this question and this is the average waiting time in this question. Okay, I think you understood कि कैसे हमें गैंट चार्ट बनाना है राउंड रॉबिन में, कैसे सर्कुलर रेडी क्यू मेंटेन करनी है, किस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में वो रेडी क्यू में आ रहे हैं उसी ऑर्डर में उनको डालते रहो, वहां से पिक करते रहो और अपना गैंट चार्ट जो है कंप्लीट कर लो, ठीक है, अंडरस्टूड। सो अभी तक हम लोग जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लेक्चर, और ये अभी जो 6 लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया, इतने लेक्चर कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी सीपीयू शेड्यूलिंग ही डिस्कस करेंगे, 7th लेक्चर में, जहां पर हम लोग जो बची हुई सीपीयू शेड्यूलिंग है जो इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। प्रायोरिटी भी आपके दोनों मोड में ऑपरेट होती है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, एंड फिर HRRN, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। MLFQ, ओके, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू और मल्टी लेवल क्यू मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की है क्योंकि वो आपका मास्टर कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं की है। तो ये 2 और डिस्कस करेंगे हम लोग, प्रायोरिटी एंड नॉन HRRN, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में टोटल इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में हम लोग 20 लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, और उन 20 लेक्चर्स में सारे मास्टर कॉन्सेप्ट डिस्कस करके उनके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो अगर मजा आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि सर किस तरह क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट, मजा आ गया, ठीक है, और सारे क्वेश्चन सब बन रहे हैं गेट के, ओके। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच।